Hello students, I Amit Kumar welcome you all on this platform. In today's video, we are going to discuss a very important topic for our upcoming CAPF AC exam for the year of 2025. आज का ये लेक्चर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ही इसलिए है कि अगर हम CAPF एग्ज़ाम के पेपर 2 को देखें जो कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो है हमारा वो टोटल 200 मार्क्स का होता है। इस 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स का ऐसे होता है। 80 मार्क्स का क्या होता है? ऐसे होता है, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 40% वेटेज जो है पूरे पेपर 2 में वो सिर्फ और सिर्फ एसेस का होता है। और टोटल कितने एसे आते हैं लिखने के लिए? टोटल जो एसेस हैं जो लिखने को आते हैं वो होते हैं 4, यानी हर एक एसे 10% ऑफ द इंटायर पेपर का होता है। तो इसीलिए आज का ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग एक मोटा खाका या एक आउटलाइन देखेंगे कि कैसे हम इस 40% वेटेज को जो कि पेपर 2 का है उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लेक्चर सीरीज इन विच we are going to discuss the intricacies of paper 2, especially when it comes to the essay writing. So ये हमारा essay writing का एक मॉड्यूल है जिसमें हम आपके साथ एक अच्छा ऐसे एक टाइम बाउंड मैनर में और एसेस की सारी डिमांड को एड्रेस करते हुए कैसे लिखा जाना चाहिए। आपके पास कम टाइम होता है, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये कि आपको ऐसे के अंडरस्टैंडिंग और ऐसे जो आपसे पूछना चाह रहा है, ऐसे की जो डिमांड है उसको आप सही से टैकल कर पा रहे हैं या नहीं। ये 3 चीजें उस लिमिटेड टाइम में अच्छे कॉन्टेक्ट के साथ उस ऐसे के कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए ऐसे की डिमांड को फिलफिल अगर हम कर पाएंगे तभी हम आउट ऑफ द 80 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि एक अच्छा ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भले ही ऐसे का जो वेटेज है पेपर 2 में लगभग 40% का है, पर यकीन मानिए आपको पूरे पेपर 2 में सबसे कम टाइम और सबसे कम एफर्ट एसेज में देने की जरूरत है। अगर आपने सिंसियरली ऑनेस्टली जितना टाइम हम आपको बताएंगे उतना टाइम आपने एसे के प्रिपरेशन के लिए दिया तो आप आसानी से आउट ऑफ दोज 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम पहले ये देखते हैं कि एक अच्छा एसे लिखने के लिए एसेस के कितने पार्ट होंगे, और पार्ट बाई पार्ट हम देखेंगे कि हर एक पार्ट को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक अच्छा एसे लिखने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स पे अच्छी होनी चाहिए। जो जनरल इश्यूज हैं उन पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक कॉन्टेक्चुअल एसे लिख पाएंगे, तभी आप अच्छे आर्गुमेंट्स दे पाएंगे, तभी आप फॉर एंड अगेंस्ट दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ पाएंगे, और तभी आप एक इंगेजिंग एसे लिख पाएंगे। आपका जो एसे होगा वो एग्जामिनर को बोर भी नहीं करेगा, वो एसे इंटरेस्टिंग होगा, वो एसे कॉन्टेक्स्ट के अधीन होगा और क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करेगा। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि आपके पास 11 टॉपिक्स, मैं ज्यादा टॉपिक्स नहीं बोल रहा, 11 टॉपिक्स आपके पास फुल्ली रेडी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज गौर करेंगे कि पूरा का पूरा जो पेपर है इसी 10 से 11 टॉपिक्स के आसपास घूमता है। तो अगर आपने इन 11 टॉपिक्स को सही से प्रिपेयर कर लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी टॉपिक पे बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से 11 टॉपिक्स पे फोकस करने की जरूरत है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वुमेन और चिल्ड्रन पर है। इस पर हर एक साल कोई ना कोई ऐसे जरूर पूछा जाता है कि वुमेन की इशूज क्या क्या हैं, चिल्ड्रन के इशूज क्या क्या हैं, वुमेन के प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वुमेन के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और वुमेन का एक डेवलपमेंटल सोसाइटी में क्या योगदान हो सकता है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स आपको वुमेन और चिल्ड्रन के टॉपिक पे तैयार रखना है। उसी तरीके से दूसरा टॉपिक है रूरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर आप लोगों को पता है कि इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर और जितने भी एलाइड सर्विसेज रूरल बैकग्राउंड में मिलते हैं उन सारे टॉपिक्स को तैयार करना है। जो रूरल बैकग्राउंड की स्कीम्स हैं जैसे एमजी नरेगा और एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स आपको एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी नाम के टॉपिक्स में तैयार करने हैं। तीसरा है यूथ। आप सभी को पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देख रहे हैं। हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन 25 से 40 इयर्स एज में है। तो यूथ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यूथ के लिए हमें स्पोर्ट्स के टॉपिक तैयार रखने चाहिए। हमें सोशल मीडिया, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का एक बहुत ही वाइडर और ट्रांसनेशनल, ट्रांस स्टेट इंपैक्ट होता है। सिर्फ एक स्टेट, सिर्फ एक नेशन में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सोशल मीडिया का इंपैक्ट होता है। और सोशल मीडिया को चलाने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन है? हमारे यूथ। सो इसीलिए हमें सोशल मीडिया को यूथ से लिंक करना है। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? यूथ का होगा। क्यों? क्योंकि वही हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज। आप कोई भी इशू उठा के देखें, आप कोई भी टॉपिक उठा के देखें, उसमें क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डीएम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट हमेशा मौजूद रहेगा। किसी भी डेवलपमेंट एस्पिरेशंस को क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक किया जाता है। इसीलिए आपको क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार रखना है। उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन जैसी जो बेसिक नीड है ह्यूमन के ग्रोथ के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, नेशन के ग्रोथ के लिए, उन टॉपिक्स को आपको तैयार रखना है। उसके बाद जो फंडामेंटल ऑफ गवर्नेंस है जैसे डेमोक्रेसी, जैसे फेडरलिज्म, जैसे बाइकैमरलिज्म, जैसे प्रेसिडेंट रूल, जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ये सारे जो गवर्नेंस के टॉपिक हैं वो भी आपको तैयार रखने हैं। उसके बाद हमारे लिए जो हम सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत बड़ा होता है। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, चाहे वो एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की बात करें। सिक्योरिटी के कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स को तैयार रखना है। आठवां टॉपिक है न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे एआई हो गया, जैसे ब्लॉकचेन हो गया। तो ये सारे हमारे सोसाइटी में क्या इनका रोल है? एनएफटीज हो गई, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो इन सारी न्यू टेक्नोलॉजी का असर हमारे डेली लाइफ में, हमारे सोसाइटल डेवलपमेंट में, हमारे नेशनल डेवलपमेंट में कैसे हो रहा है, इसको तैयार रखना है।
उसके बाद 9th नंबर टॉपिक है वल्नरेबल सेक्शंस, जैसे ओल्ड एज, जैसे ट्राइबल्स, जैसे एससी एसटी माइनॉरिटीज, इन सारे की जो जो डेली के चैलेंजेस हैं और इनको हम अपलिफ्ट करके मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कैसे ला सकते हैं, इनके बारे में आपको चीजें तैयार रखनी है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, यूएस यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है, यूएस रसिया के बीच क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस है, अफ्रीका में जो है क्या दिक्कतें हो रही हैं, यूरोप किन तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, साउथ चाइना सी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अंटार्कटिका में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे ग्लोबल कॉमन्स जैसे स्पेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारे इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स को आपको तैयार रखना है। और जो लास्ट का है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की समझ आपको होनी चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल आप अपने एसेज में कर सकें। अभी तक ऐसा हो रहा है कि जो एसेज हैं वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है। पर 2024 से जैसा कि आपने देखा कि पेपर 1 का नेचर चेंज हुआ है, तो आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसेज में भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कुछ अच्छे वर्ड जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, लीडरशिप, टीम वर्क, ये जो बेसिक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स आपके साथ हमेशा तैयार होने चाहिए। तो ये 11 टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो एसे होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो एसे के मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट होता है एसे का इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग जो होती है एसे की किससे होती है, उसके इंट्रोडक्शन से। दूसरा टॉपिक है मेन बॉडी, जो एसे का पूरा क्रक्स होता है, सारे आर्गुमेंट्स, सारे डिसआर्गुमेंट्स, सारी जो भी आपको कन्वेंशनल चीजें बतानी है या फिर जो भी चीजें एक्सप्लेन करनी है, वो सारा का सारा आपकी मेन बॉडी में आएगा। और लास्ट में आप इसे को कंक्लूड करोगे, वो हो गया कंक्लूजन। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स हैं एसीएस को। तो आपको जो 11 टॉपिक्स को तैयार करना है और जो आगे एसेज को लिखना है, तो सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए कि एसे के 3 पार्ट होते हैं। चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, एक अच्छे एसे के कितने सब पार्ट्स होते हैं, तो 3 सब पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कि आखिर इंट्रोडक्शन को कैसे तैयार किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन को तैयार करने के लिए 4 तरीके हैं। आपको कितने एसेज आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए? 4। तो मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप उन चारों अलग अलग एसेज को अलग अलग तरीके के इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकें। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपके पास एक डाइवर्सिटी है। तो सबसे पहला तरीका है किसी भी एसे को स्टार्ट करने का, वो है विद द कोटेशन। अच्छे अच्छे कोट से आप अपने एसेस को तैयार और स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेक्नोलॉजी पे कोई एसे आया, तो आप अच्छा कोट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। छोटा सा कोट है जो कि दिया है CL लांज ने। ये आप टेक्नोलॉजी के किसी भी एसएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीका से अगर करेज पे से आया है, पावर पे से आया है, वॉर पे से आया है, तो एक अच्छा कोट क्या हो सकता है? द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला। मतलब सबसे बड़ी ग्लोरी इस बात पे नहीं है कि हम कभी नहीं हारे, ग्लोरी इस बात में है कि हम गिरकर भी खड़े हुए। उसके बाद ग्रीड पे कोई आपके पास आएगा ऐसे, तो बहुत ही फेमस कोट है जैसे दिस इंटायर प्लैनेट हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड।